हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेली की तरह कॉपी डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम है ना, उसको निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एग्ज़ाम के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। आज हम 6th रैंक सृष्टि डवास की कॉपी डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉपी है। ऐसी कॉपी अमूमन आपको देखने को कम ही मिलेगी कि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डील किया गया है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। अब कॉपी पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि वो आपको बताती है कि आंसर कैसे लिखना है। एक्चुअली अगर आपको पता ही नहीं है कि लिखना क्या है, देखो, बातें करना अलग बात है। बातों का नॉलेज और कॉपी का नॉलेज दोनों अलग अलग मैटर्स हैं, और वो हमें टॉपर्स की कॉपी से ही पता चल सकता है कि वो कैसे लिखते हैं। तो आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मेनली इंडिया के जो ट्रेडिशनल थिएटर्स हैं उसकी बात की गई है, और कैसे थिएटर्स जो अपने आइडल्स हैं, इमोशंस हैं, किसके? सोसाइटी के आइडल्स और इमोशंस को एक थिएटर के ज़रिए हम कैसे शो करते हैं, और कैसे किसी कम्युनिटी में इंडिविजुअल्स रोल, जो व्यक्तिगत रोल होता है किसी भी समुदाय का, वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है। इसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना है। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल थिएटर्स क्या होते हैं। नंबर 1, अगर ट्रेडिशनल थिएटर्स नहीं पता तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। सेकंड, आपको आइडल्स क्या क्या हो सकते हैं, इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं। अब सोसाइटी और कम्युनिटी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये अगर कंटेंट आपके पास है तो आप एक बेहतरीन आंसर लिख पाओगे। अब आप इसको पढ़ो। ये इंट्रोडक्शन, कैसे जोगी मारा की गुफाओं से लिया गया है, वहाँ पे ट्रेडिशनल थिएटर्स के अपने को अवशेष देखने को मिलते हैं कि ये बहुत प्राचीन है। ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत डेवलप हो गया। ट्रेडिशनल थिएटर बहुत प्राचीन है, तो यहाँ पे प्राचीन से ही संदर्भ लिया गया है। अब ये कैसे सोसाइटी के जो आइडल्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है। सोसाइटी के जो आदर्श हैं, सोसाइटी के आदर्श क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं, जो आपको याद आए लिख दो। यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे गए हैं। इसमें मैरिज लिखा गया है, यज्ञ, मंत्राज, ठीक है। आपके 3 पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन हेडिंग आपकी सेम रहेगी। उसके बाद में आप देखो कि रिफ्लेक्ट्स इमोशंस ऑफ सोसाइटी। फिर क्वेश्चन की जो कोर भावना है, क्रैक्स को छोड़ना नहीं है। इमोशंस, अब आपको पता होना चाहिए इमोशंस क्या हो सकते हैं। लव एक इमोशंस होता है, डिवोशंस एक इमोशंस होता है, और ये साथ में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है। सुख, दुख, प्रेम, ये सब अपनी भावनाएं तो हैं, तो लिख दो जो भी इमोशंस आपको आ रहे हैं सामने, और उनका एक एग्जाम्पल लिख दो। इंडिविजुअल्स रोल इन कम्युनिटी, कि व्यक्तिगत का कम्युनिटी में क्या रोल होता है, यहाँ पे इसके बेहतरीन एग्जाम्पल दे रखे हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से दे सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है कि टॉपर्स वाला ही, लेकिन बस ये आपके लिए गाइडलाइन है कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए। और फाइनली कंक्लूजन, मिरर ऑफ द सोसाइटी होती है ट्रेडिशनल थिएटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हिस्ट्री से है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया आपको? सांची का स्तूप, जो सांची स्तूप है उसके बारे में पूछा गया है। क्या? हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस, और कैसे जो फ्यूचर आर्किटेक्चर जो इंडिया में है उसको इसने प्रभावित किया। तो इसमें सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो सांची का स्तूप है उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप इंट्रो दे सको। किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया, और वो दिखने में कैसा दिखता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब उसका हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चर अगर आपको पता है कि कब बनवाया, किसने, क्यों, और उसका क्या इम्पोर्टेंस था, तो वो ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि सब बात इतिहास में है। और उसका जो आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस क्या है, तो जैसे इन्होंने बताया कि ब्रिंगिंग फ्रॉम अशोका टू पोस्ट मौर्यन से गुप्ता, ठीक है। ये सब प्राचीन, इसका जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद में कि ये जैसे बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट फिलोसफी से,
यहाँ पे ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो गया। और आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस क्या है कि इसकी आर्किटेक्ट कैसी है, उसमें कौन कौन से तत्व समाहित हैं, तो वो इसका आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस हो गया। अब कैसे इसने फ्यूचर को उसको प्रभावित किया है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इमेज ऑफ एलिफेंट्स। तो उसमें एलिफेंट्स की इमेज होंगी जो बाद में यूज़ की गई हैं। इंस्पायर्ड फ्यूचर आर्किटेक्ट इन इंडिया, कैसे जो ये बन गया, इसके बनने के बाद, चूँकि फ्यूचर तो इसके बाद में स्टार्ट होगा ना, उसको कैसे प्रभावित किया गया है। तो एक करले की गुफाओं का एग्जाम्पल दिया गया है चैत्याज और विहार डेवलपमेंट में। ये इसका डायग्राम है। तो इस तरीके से ये पूरा कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेडिंग्स बनाई गई हैं। अभी आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है। ये स्पेसिफिक है भगत सिंह के बारे में कि कैसे भगत सिंह ने क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांति के लक्ष्यों और क्रांतिकारी संघर्ष के रूपों के संदर्भ में एक वास्तविक दृष्टिकोण प्रदान किया। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो गई और इस पे भगत सिंह का नज़रिया कि कैसे भगत सिंह ने इन सब चीज़ों को एक दृष्टिकोण, है ना। अब सबसे पहले स्टार्ट कर दिया, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, भगत सिंह का कोटेशन है, फेमस लाइन है। उसके बाद में ये देखिए आप, क्वेश्चन से ही हेडिंग उठा ली गई है, रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी कि कैसे क्रांतिकारी विचारधारा। फिर यहाँ पे इसके 3 पॉइंट्स, ठीक है, कि इंस्पायर को यूथ करना अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। उसके बाद में क्या है कि गोल्स ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति के लक्ष्य क्या हैं। तो क्रांति के लक्ष्य शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है कि अंग्रेज़ों में डर पैदा करना, ठीक है, कि देखो हम में ताकत है। और लॉन्ग टर्म तो आज़ादी है ही उस समय। फिर नेक्स्ट क्या है इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उसके रूप क्या हैं क्रांतिकारी संघर्ष के, फॉर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल। अब स्टार्टिंग में क्या है कि भाई बॉम्ब फेंका कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये अटेंशन के लिए था। स्पीचेज वगैरह दिए, स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, ये उसके तरीके थे भगत सिंह के। क्रांति को एक नए आयाम में ढाला गया था। यहाँ पे पूरा निष्कर्ष और आंसर ख़त्म। अभी देखो, मेजी पुनर्स्थापना के कारणों को उजागर करते हुए जापान के लिए इसके महत्व की विवेचना कीजिए। अब मेजी शासन का आपको पता होना चाहिए, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। लेकिन आप देखिए कि टॉपर्स कैसे डील करते हैं। उन्हें काफ़ी बार ऐसा होता है कि पता नहीं होता, कंटेंट उनके पास भी नहीं होता, लेकिन विदाउट कंटेंट क्वेश्चन को डील करना ही आपको आईएएस बनाएगा। ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ, 20 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी आप उन 3 क्वेश्चनों को डील करोगे अपने नॉलेज के आधार पे। इसे पूछा, अब इनको एडिंग पता है 1868, ठीक है, मेजी शासन का जो पुनर्स्थापना हुई थी वो 1868 में, 1868, जापान से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में क्या है कि फैक्टर्स लीडिंग टू इट, कि भाई इसके फैक्टर्स क्या हैं पुनः उजागर होने के, ठीक है। अब ये देखिए आपको सोशल, पॉलिटिकली, मिलिट्री, ये सब पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद में वही है कि सोशल में क्या ही पॉइंट हो सकते हैं, पॉवर्टी, क्राइम्स, ये कॉमन पॉइंट हैं, ये लिख दो, उससे ज़्यादा क्या हो सकता नहीं है। फिर क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ, अब किसी भी चीज़ का सिग्निफिकेंस होगा, आपको अच्छी अच्छी बातें लिखनी है।
ठीक है, पॉलिटिकल में, मिलिट्री में, इकोनॉमी में, सोशल में और कल्चर। क्या आप ध्यान रखना कि कैसे डील करना है। कंटेंट फाइनली फिर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यह माना जाता है कि एक राष्ट्र वस्तुतः एक कल्पित समुदाय होता है। ठीक है, नेशन क्या होता है? नेशन होता है कि इमेजिन कम्युनिटी, कि हम मतलब कल्पना करते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। जो साझा क्या करता है? विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षाओं द्वारा संगठित होता है। इस संदर्भ में चर्चा कीजिए, एक राष्ट्र के रूप में भारत का आधार क्या है? साथ ही भारतीय राष्ट्रत्व की अवधारणा के समक्ष विद्यमान खतरों को भी उजागर करना है। अब इस कंटेक्स्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में ये सब बातें करनी है कि हम कैसे एक साझा राष्ट्र हैं और क्या हमारी राष्ट्रीयता के विरुद्ध है जो जा सकता है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन कि जो मॉडरेट लोग थे वो बोलते थे कि हम एक नेशन बन रहे हैं, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कह रहे थे नहीं नहीं, हम एक नेशन हैं, इंडिया इज ए नेशन। ओके, ये उसके बाद में आप बात चलते हैं क्वेश्चन के जो मेन डिमांड पे, कि कौन से आधार हैं कि इंडिया एक नेशन है। ठीक है, बेसिस ऑफ इंडिया एज ए नेशन। अब बताते हैं कि हमारी ज्योग्राफी, हमें एक राष्ट्र के रूप में, कि हिमालय से लेकर और साउथ में हिंद महासागर तक बिल्कुल एक बंधी हुई ज्योग्राफी है। उसके बाद में पॉलिटिकल में क्या है, वे सभी पार्टियां हैं, एक साथ पूरे देश की हित की बातें करते हैं, तो वो सब हो जाएगा कि सबका एक कॉमन गोल है। हिस्टोरिकल, कि हमारा एक कॉमन कल्चर है, जो कॉलोनियल लेगेसी है, कि पूरे ब्रिटिश ने पूरे भारत पे शासन किया है, तो वहाँ से हमारे पास कॉमन जो शासन के संहिता हैं, नियम हैं, वो सब। फिर उसके बाद में क्या है, कॉमन बिलीव्स हैं, जैसे योगा है एग्जाम्पल के रूप में, कि पूरे देश में ट्रेडिशन जो अपने हैं वो सेम है, रूल ऑफ लॉ, ये अभी बात कर ही रहे थे। फिर उसके साथ में क्या है कि हमारे थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। थ्रेट्स तो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, कम्युनल पॉलिटिक्स, ये सब हमारे थ्रेट्स ही हो सकते हैं। एक राष्ट्रवाद के रूप में इंडिया के थ्रेट्स, नक्सलिज्म, वो आपको बताया था कि अभी भी देश के अंदर जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, ठीक है, रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंट जैसे चाइना, पाकिस्तान, स्पॉन्सर वायलेंस है, तो ये बेसिक है। क्रॉस बॉर्डर मैरीटाइम सिक्योरिटी फाइनली ख़त्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इसमें ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, जैसे फार्मास्यूटिकल पूछ लिया, आयरन, कुछ भी पूछ लेंगे, एक इंडस्ट्री से आएगा कि उसका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। अभी कोई भी हो सकता है, यहाँ से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अब इसके ऑलमोस्ट इन सब के आंसर सेम ही रहेंगे, बस ये थोड़ा अंदर का हल्का सा कंटेंट चेंज हो जाएगा, कि अपने को फार्मेसी ऑफ साउथ भी कहते हैं इंडिया को, तो ये यहाँ से इंट्रोडक्शन दे दिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अपन और जेनरिक ड्रग्स के, तो दुनिया में अपन ही सप्लाई करते हैं ऑलमोस्ट, ड्रग्स का इंडिया बहुत बड़ा सप्लायर है। अब क्या है फैक्टर्स दैट लीड टू ग्रोथ, कि कौन से कारक है जो हमें ग्रोथ की ओर मतलब बढ़ाते हैं, अग्रसर करते हैं, जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। एक तो हमारे पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उससे हमें लेबर भी मिल जाती है, और हम एक मार्केट भी अपने आप में, कि हमें ज़रूरत भी रहती है हमारी हेल्थ वगैरह के लिए। दूसरा है कि पुअर सैनिटाइजेशन, अब सफाई नहीं होगी तो फिर से बीमारियां पनपेंगी, और फिर हमें रिक्वायरमेंट होगी मेडिसिन्स की। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहता है,
इंसेंटिव्स वगैरह गवर्नमेंट देती है, पॉलिसी ऐसी बनाती है। उसके बाद में हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। देखिए ये चल रहा है कि हमें मतलब ग्रोथ के फैक्टर्स, ठीक है। फिर ये अभी कोविड पेंडेमिक आया था तो उसमें आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट रोल हो गया था। अभी बता रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब इसके क्या महत्व हैं, तो इकोनॉमी में क्या है, पब्लिक हेल्थ में कैसे रोल प्ले करता है। अब आपको पता है इकोनॉमी में क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, इससे विदेशी पैसा आएगा, फॉरेक्स एफडीआई आएगी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट्स को मतलब रेवेन्यू जनरेट होगा, ये सब हैं। और पब्लिक के लिए आपको पता ही है कि इससे अपने को सस्ती मेडिसिन्स मिल जाएंगी, अफोर्डेबल, सोशल हेल्थ अच्छी हो जाएगी हमारी। जो अगर हेल्थ अच्छी होगी तो पॉपुलेशन ज़्यादा काम कर पाएगी, ठीक है। और फाइनली स्वच्छ भारत समृद्ध भारत के स्लोगन के साथ इस आंसर को कंप्लीट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि क्यों बंगाल की खाड़ी में ही ज़्यादा चक्रवात आते हैं अरब सागर की तुलना में, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो घटना है उसमें कमी आ जाती है, तो क्या कारण है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये बताना चाहिए कि चक्रवात क्यों आते हैं, साइक्लोन्स क्यों आते हैं। अगर आपको साइक्लोन्स आने की बेसिक कंडीशन पता है तो ये आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। अदरवाइज़ अगर आपको साइक्लोन्स क्यों आते हैं ये नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगा। साइक्लोन्स के लिए मतलब फेवरेट कंडीशन क्या है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए जिससे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर कम हो जाएगा तो लो प्रेशर की ओर हवाएं आती हैं। ये लो प्रेशर है मान लो, तो सारी हवाएं इधर से आएंगी, इधर आएंगी, कोरियोलिस बलून इनको सहारा देगा, गोल गोल घुमा देगा, यही साइक्लोन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है हायर टेम्परेचर, कंडीशन हो गई अप्लाई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो रिवर्स हैं वो आते हैं सैलिनिटी कम कर देती हैं, तो सैलिनिटी और टेम्परेचर का, प्रेशर ग्रेडियंट का इसमें रिलेशन बता दिया कि वहाँ पे बहुत सारी नदी हैं, कृष्णा, गंगा, कावेरी, सब उधर ही गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून क्या करता है, बारिश और हवाएं, और क्या करता है टेम्परेचर को कम कर देता है, कूलिंग इफेक्ट कर देता है अरेबियन सी में, ठीक है। तो फिर वो उसकी विपरीत परिस्थितियाँ बन जाती हैं। कोरियोलिस फोर्स, ये आपको अभी समझा है कि कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, हवाओं की घुमा देता है। अक्टूबर हीट, तो हीट फिर वही सबका लेना देना एक ही है कि अपने बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ कुछ भी करके, प्रेशर को कम करो और ले आओ साइक्लोन, ठीक है। अब है रीजन फॉर डिक्रीज इन, अब पूछा है कि सेकंड की कैसे मतलब क्यों कम हो रहे हैं साइक्लोन साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। फिर वही अगर साइक्लोन का बेसिक कंसेप्ट पता है कि टेम्परेचर को कम करना है तो टेम्परेचर को कम कर दो, ठीक है। उसके साथ में कोरियोलिस फोर्स कम हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, शिफ्टिंग ITC-Z, प्रेशर ग्रेडियंट, पूरा क्वेश्चन इधर ही घूमता है। ये बिल्कुल बेसिक जिसके कंसेप्ट क्लियर है वो ये क्वेश्चन कर लेगा। अब नेक्स्ट है, प्रकृति में विनाशकारी होने के बावजूद ज्वालामुखी पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब कहते हैं कि ज्वालामुखी इम्पोर्टेंट भी है और विनाशकारी भी है, तो बता देना है विनाशकारी कैसे है। अब बता दो भाई, विनाश ज्वालामुखी के जितने भी विनाश हैं सब लिख दो कि जहरीली गैस छोड़ती है, पोल्यूशन फैला देगी, आसमान में धूल मिट्टी के कण फैला देगी, ठीक है। जहाँ पे आएगा उधर भूकंप वगैरह आ जाएगा, अर्थक्वेक वगैरह आ जाएगा, तो घर वर टूट जाएंगे। तो ये सब विनाश के ही प्रतीक हैं। बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, है ना। ज्वालामुखी आने से एकदम गर्म लावा आया मान लो तो सब ख़त्म कर देगा। और उसके अलावा ये कैसे मतलब क्रिएट कैसे करता है, ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट कैसे है। अब इम्पोर्टेंट सेम उसी चीज़ को उल्टा कर दो कि ज्वालामुखी फटेगा तो हो सकता है कोई टापू बन जाए, कोई आइलैंड बन जाए, ठीक है। और पृथ्वी के अंदर से मिनरल्स वगैरह बाहर आते हैं तो सोइल एनरिचमेंट हो जाएगा, मिट्टी विट्टी से उससे अपन ब्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। डाइवर्सिटी बढ़ सकती है कैसे, क्योंकि पहले अपन अपना डेक्कन ट्रैप ये ज्वालामुखी का ही तो परिणाम है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इजीली हैंडल हो जाएगा। आयरन्स वगैरह, माइका वगैरह
ये सब अपने को प्राप्त हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट मिनरल्स, कुछ भी निकल सकता है, हम जिसकी खुदाई नहीं कर सकते वहाँ से ज्वालामुखी सब चीज़ें निकाल लाता है, तो अपन जांच वाँच करने में भी हेल्प होती है। अब पूछ रहा है क्षेत्रवाद के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने में सापेक्ष अभाव एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब सीधी बात यह है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। एग्जाम्पल तो देने इन्होंने खुद कह दिया, देख लो, नहीं तो खुद से दे दिया करो। यूपीएससी खुद भी बार बार करे एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल दो, एक दो क्वेश्चन में नहीं बोलती तो आप अपनी तरफ से दे दो, पर देने हैं एग्जाम्पल। ये कितना इंपॉर्टेंस है। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि कुछ लोग क्षेत्रवाद की पैरवी करते हैं कि भाई रीजनलिज्म अच्छा है, ठीक है, और उसके पक्ष में जो तर्क देते हैं ना, उसमें सापेक्ष अभाव कि क्या तर्क देंगे कि देखो उस एरिया का विकास ज़्यादा हो गया, क्यों? क्षेत्रवाद की वजह से। जैसे मान लो कोई भी स्पेसिफिक एरिया, मान लो बिहार का विकास कम है, झारखंड में इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, हालांकि विकास तो फिर भी नहीं हुआ, ये एक्सेप्शंस में आ जाएंगे, अपवाद स्वरूप आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हरियाणा कहता है, हरियाणा में गुड़गांव का स्पेशल विकास हो गया इंडस्ट्रीज वगैरह की वजह से। अब कुछ स्टेट होते हैं जो अलग से फिर डिमांड करने लगते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। अब यहाँ पे देखो कि ये कह रहा है कि इसकी जो स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जो रीजनलिज्म है इज़ द अल्टीमेट एम, ये तो है अल्टीमेट एम, ठीक है, और जो किसका, स्टेट का, और सेंट्रलाइजेशन है वो है टेम्परेरी, ठीक है। यहाँ से कोटेशन से स्टार्ट कर दिया, क्रिस्टोफर का कोटेशन है। और वो रीजनलिज्म है, रेफर्स किसको रेफर्स करता है, फोकस करता है किस पे, लोकल पे फोकस करता है ना, अपने कल्चर पे फोकस करता है। जैसे स्पेसिफिक लैंग्वेज को लेकर क्षेत्रवाद हो सकता है, मराठवाड़ा, विदर्भ, है ना, ये सब भाषा के आधार पे स्टेट्स का बनना, ये सब क्षेत्रवाद के एग्जाम्पल है। अभी कहता है कि रिलेटिव, ठीक है, डेप्रिवेशन एज ए फैक्टर। तो रिलेटिव डेप्रिवेशन फैक्टर कैसे है, यहाँ पे हिंदी ट्राइबल्स, ठीक है, सन ऑफ सोयल्स, द्रविडियन आइडेंटिटी, ये सब ऐसे अपनी अपनी क्षेत्रीय आइडेंटिटी को लेकर लोग ज़्यादा अवेयर रहते हैं। जैसे जो यहाँ पे डेवलपमेंट की कमी की वजह से बीमारू स्टेट्स पड़ गए, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, यूपी, तो ये बीमारू में आते हैं। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। गवर्नेंस डेफिसिट, कि जैसे नक्सली एरिया वगैरह है तो वहाँ पे लोग सरकारी सुविधाएं उपभोग नहीं कर पाते हुए और गवर्नमेंट पहुँचा नहीं पा रही। रिसोर्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, नदियों को लेकर, ठीक है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब है ना रीजनलिज्म को प्रमोट करते हैं, क्षेत्रवाद को, कि हमारे एरिया को कम पैसा मिला, हमारे उसको, तो एक अलग भावना हो जाती है, देश की भावना नहीं रहती। समझ रहे हो कि किसी भी एक स्टेट को ज़्यादा मिलता है तो फिर दूसरे स्टेट में ना कंपटीशन हो जाता है कि यार उसको ज़्यादा मिल गया। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही पैसा लग रहा है, फाइनली तो पैसा तो इंडिया में ही लग रहा है, पर नहीं, क्षेत्रवाद की भावना से देश की भावना गायब हो जाती है कि जैसे हरियाणा ज़्यादा विकसित है, ठीक है, तो अरे हरियाणा इंडिया ही तो है, राजस्थान इंडिया ही तो है, लेकिन नहीं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है। जैसे कुछ स्टेट्स की डिमांड होती है लैंग्वेज के आधार पे, तो उनको देश के चाहे भले ही कितने ही अंदर अंदर से स्टेट्स बन जाए, पर उनको अपनी क्षेत्रीय आइडेंटिटी ज़्यादा है, ठीक है। पॉलिटिकली पोलराइजेशन वगैरह, जो भी कास्ट वगैरह का समीकरण बैठा के और रखते हैं, उसके अलावा हिस्टोरिकली ये एक अच्छा आंसर तैयार हो गया। ये ना कि जो क्षेत्रवाद है वो नॉट क्राइसिस ऑफ यूनिटी, क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट है, कि सभी अपने अपने एरिया को लेकर ज़्यादा वो रहेंगे और भड़केंगे। मतलब अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि भारत को सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य हासिल करना है तो छेड़छाड़ और स्कूली हिंसा के अन्य रूपों के बढ़ते मामलों की समस्या से तत्काल निपटने की आवश्यकता है।
चर्चा करनी है इसके ऊपर। एग्जाम्पल तो फिर भी देने हैं, एग्जाम्पल हर हाल में देने हैं। अब ये क्या पूछ रहा है कि सबके लिए शिक्षा। अब ये मेनली बताना चाह रहा है कि स्कूलों में कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है? स्कूलों में छेड़छाड़ हो रही है, हिंसा हो रही है, ये सब मैटर्स हो रहे हैं जिससे ना बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उसके लिए गवर्नमेंट को तुरंत समाधान करना है जिससे अपना एजुकेशन का है वो रेशियो बढ़ जाए। अब सबसे पहले तो SDG 4 में एजुकेशन को प्रमोट करना है, यहाँ से इंट्रो, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। इसके बाद में इशू क्या है? इशू है केस किसके हैं? बुलिंग, समझ रहे हो, बुलिंग, छेड़छाड़, और अदर फॉर्म्स ऑफ स्कूल में वायलेंस की अन्य तरीके। अब ये कह रहा है इश्यू ऑफ बुलिंग एंड स्कूल वायलेंस। बुलिंग, अब बुलिंग क्या हो सकता है कि कोई लोअर कास्ट का बंदा है, उसको मतलब ऐसे कुछ डेरोगेटरी वर्ड्स, डेरोगेटरी नेम्स का यूज करना, अभद्र भाषा का यूज करना, ठीक है, एक रीज़न ये हो सकता है जिससे कि वो इतना परेशान हो जाए कि नेक्स्ट टाइम स्कूल जाने से डरने लग जाए, फिर वो स्कूल छोड़ देगा, मुझे नहीं जाना स्कूल। उसके बाद में सेकंड, अनटचेबिलिटी। जैसे जो पुअर चिल्ड्रन है उससे बोलेंगे कि जा भाई टॉयलेट साफ कर, ठीक है, तो उसको शर्म आएगी, चूँकि सारे स्टूडेंट इक्वल हैं, उसे बोलेंगे झाड़ू वाड़ू निकाल, तो फिर सेकंड रीजन ये हो गया। यही तो है बुलिंग। उसके बाद में थर्ड है ट्रांसजेंडर, ठीक है, उसको उसके आइडेंटिटी के लिए चिढ़ाएंगे तो फिर वो जाएगा नहीं स्कूल में। चौथा जो फिजिकली चैलेंज है उसको आपको पता ही है। अब वॉयलेंस किस टाइप का हो सकता है? अभी देखिए कितना समावेशी आंसर है इसमें ना, सभी फैक्टर कवर कर दिए, फिजिकली चैलेंज, गरीब, कास्ट, ठीक है, जेंडर, सब। उसके बाद में वायलेंस, यही तो टॉपर से सीखना होता है कि हाउ टू डील, है ना। इनके आंसर में यूनिटी रहती है डाइवर्सिटी के साथ साथ, यही चाहिए अपने को, इंडिया जैसा आंसर चाहिए, डाइवर्सिटी और यूनिटी एक साथ। उसके बाद में वायलेंस। वायलेंस कैसे हो सकता है कि जैसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि बस ड्राइवर ने बच्चे को मार दिया, ठीक है, उसके अलावा जो शारीरिक रूप से अब्यूजिंग की, है ना, सेक्सुअल वायलेंस वगैरह, तो ये सब तत्काल प्रभाव से रुकने चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? सर्विलांस होना चाहिए, है ना, अच्छे अच्छे कानून बनने चाहिए, ठीक है, और तुरंत ही एक्शन होना चाहिए। शिक्षित भारत विकसित भारत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को आकार देने में अहोम साम्राज्य द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालिए। समकालीन समय में इसकी विरासत पर चर्चा कीजिए। तो अपने को ना अहोम साम्राज्य के पहले और बाद दोनों के, कि उस समय कैसे उसका एक निर्माण था, अपने साम्राज्य के अंदर एक कल्चर था। देखो कोई भी स्टेट होगा, है ना, उसका कल्चर ओबियसली अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे डिपेंड करता है रूल कौन कर रहा है। रूलिंग जो किंग है ना, वो डिसाइड करता है किसको कितनी फ्रीडम देनी है, ठीक है, हर एक सोसाइटी का रोल कि किसका कितना होगा। तो ये सब कल्चर की, लैंग्वेज की, कौन सी लैंग्वेज को संरक्षण, जैसे हम नहीं पढ़ते हिस्ट्री कि हिस्ट्री में मान लो पाल शासकों ने बुद्धिज्म को संरक्षण दिया, ठीक है, किसी ने जैनिज्म को दिया, किसी ने हिंदुज़म को दिया। तो राजा डिसाइड करता है कि कल्चर कैसा होगा, कल्चर है, लैंग्वेज है, कौन क्या कपड़े पहनेगा, किसका क्या काम होगा, ठीक है। तो बस मेन क्वेश्चन यही है कि पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, है ना, चूँकि अहोम साम्राज्य है वो यहाँ पे असम, है ना, तो ये वाला जो कल्चर है ये पूरा होमोजीनियस होगा क्योंकि एक ही साम्राज्य के अंडर में आता है। तो कैसे वहाँ पे हुआ, यही बस लिखना है अपने को। रोल प्लेड बाय अहोम किंगडम, ठीक है, ये असम है ना, ये उस समय का जो अब कल्चरल, ये जियो पॉलिटिकल, ठीक है, ये सब है, ये उस अब यहाँ पे कल्चरल आइडेंटिटी, जो मैंने आपको भी समझाया था कि कैसे वहाँ पे रिचुअल्स होंगे, क्या फेस्टिवल्स होंगे, कैसे मैरिज होंगी, ये सब राजा डिसाइड करता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे पूरे इलाके में एक ही जैसा कल्चरल आइडेंटिटी होगी, ट्राइबल आइडेंटिटी, है ना, महिलाओं का क्या रोल रहेगा सोसाइटी में, ये सब, ठीक है।
प्रकृति रक्षिति रक्षिता, प्रकृति की जो रक्षा करता है प्रकृति उसकी रक्षा करती है। ये अब है हिस्टोरिकल आइडेंटिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब ये ऐतिहासिक रूप से, चूँकि एक कल्चर एक दिन में डेवलप नहीं होता, वो बहुत लंबे टाइम से चलता रहता है, तब जाके एक संस्कृति का विकास होता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ सराय घाट है ना, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार, और ब्रिटिश फोकस है ना। फिर उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्या है, विद द टाइम न्यू स्टेट्स जैसे मणिपुर, मेघालय, टीसी ये इमर्ज हो गए, ये इसी का ही पार्ट थे पहले। लेगेसी इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, कि अभी वर्तमान समय में नॉर्थ ईस्ट का जो अहोम साम्राज्य है उसकी क्या लेगेसी है, क्या विरासत है ना। प्रेजेंट डे सोसाइटी, तो वैसी सोसाइटी अभी भी चल रहा है। पॉलिटिक्स, तो वहाँ के जो लोकल इश्यूज़ के बिना पॉलिटिक्स नहीं होगी, तो वो सब सेम है। इकोनॉमी कि उस समय जो उनके रोज़गार के साधन थे वो सब, कामाख्या टेम्पल जो है, ठीक है, वो महिलाओं के प्रति रेस्पेक्ट, वो आज भी है, सेम ही है। उसके बाद में है नेक्स्ट 1940 के दशक तक पूंजीपति वर्ग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन देने के विषय में सामान्य दुविधा में रहा। इस संदर्भ में संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय पूंजीपतियों की अलग अलग स्थिति का विश्लेषण कीजिए। अभी बता रहा है कि 1940 तक जो अपने कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, वो कांग्रेस को एकदम खुले ओपनली सपोर्ट नहीं करता था। जनरली ब्रिटिशर्स के साथ ही रहा अपना पूंजीपति वर्ग, लेकिन 1940 तक तो बिल्कुल। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कैसे जो सोसाइटी के जो वेरियस सेक्शंस हैं उन्होंने पार्ट लिया, जैसे वुमेन्स, चिल्ड्रेंस, फिजेंट, स्टूडेंट है ना, किसान और विद्यार्थी। बट कैपिटलिस्ट सपोर्ट, ठीक है, वो उनका सपोर्ट एकदम कम था। अब कम क्यों था, उसके पीछे रीज़न था कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में कौन था, कांग्रेस में था मेनली समाजवादी विचारधारा की तरफ झुकाव। अब ये तो ओपोजिट हो गया ना, कि आप अपने ही बिल्कुल खुद को ही ख़त्म, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। वो तो खुद समाजवादी टाइप की वो थी, कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट काम करते थे कि भाई पूंजी को देश का नाम कर दो और आप भी आ जाओ हमारे साथ लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि, है ना, कैपिटलिस्ट गोट मोर। अब ये ज़्यादा भयभीत थे ब्रिटिशर्स की तुलना में, किससे, कांग्रेस से ना। तो ये सब यहाँ पे लिखा है, ये रिमेंड अवे फ्रॉम दी, ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबेडिएंट, कि इनसे अलग रहे। फिर ऐसा क्या होता है 1940 में कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो साथ आ जाते हैं। 1940 में होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो। ये बहुत सारे खुद भी प्लान लेके आते हैं अपने आप को बचाने के लिए, बॉम्बे प्लान, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि उस समय जो चल रहे थे, जैसे वेवेल योजना, अगस्त ऑफर, क्रिप्स ब्रिटिशर्स के अंदर, तो अपने को लग रहा है कि अब स्वतंत्रता मिल जाएगी, अपने अलग से वो होंगे। तो धीरे धीरे कैपिटलिस्ट का भी मूड ऐसे स्विंग होने लगा कि चलो अब तो करना ही पड़ेगा। और फाइनली फिर ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी वर्तमान में
मेन इशू ये था कि विचारधारा का टकराव था कैपिटलिस्ट और कांग्रेस। आज भी कैपिटलिस्ट कांग्रेस के साथ नहीं है जनरली। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रेस के उद्भव का परिचय दीजिए। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के विभिन्न चरणों के दौरान इसके महत्वपूर्ण प्रभाव पर चर्चा कीजिए। अब ये क्वेश्चन सीधे सीधे कोई भी बुक हो, है ना, किसी एक बुक का रेफरेंस नहीं दे रहा, उसमें डायरेक्ट इंडियन प्रेस के नाम से पूरा चैप्टर मिल जाएगा कि कैसे प्रेस की स्टार्टिंग हुई। अब इसमें बता रखा है कि प्रेस क्या है, आज का इसमें चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ प्रेस। अब ये देखिए कि यहाँ पे जो सृष्टि डबासी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि इंट्रोडक्शन कब हुआ, प्रेस कौन लेके आए, पुर्तगालीज लेके आए। पुर्तगीज कहाँ पे, गोवा में। क्यों लेके आए थे, उनका मेन काम था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो अपना प्रचार करने के लिए, ताकि उनकी मेंबरशिप बढ़े। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या किया, ब्रिटिशर्स ने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए, मेटकॉफ ने उनको हटा दिया, फिर उसके बाद में दोबारा लगा दिए, किसने, लिटन ने, और फाइनली जो मॉडर्न प्रेस है वो है ही। तो ये पूरा दर्शाया गया है एक प्रकार से, ये सीधी लाइन है क्योंकि जगह नहीं है। तो अब क्या है कि रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश की दमनकारी नीति क्या है, मैंने बताया था लिटन ने प्रेस पे क्या कर दिया, प्रेस एक्ट लेके आया था 1878 में। तो ये कर्ब्स करता है किसको, फ्रीडम ऑफ प्रेस की, उसको दबाता है। अब ब्रिटिशर्स को परमिशन थी, मशीन जब्त कर लेते थे लोग, है ना, इनको कुछ भी। अब क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ प्रेस ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कि क्या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में प्रेस का रोल क्या रहा। अब देखो सबसे पहले, अब फिर यहाँ पे अर्ली, ठीक है, नील दर्पण, जो नील के किसान थे, पीजेंट थे, तो प्रेस ने अहम भूमिका निभाई। नील दर्पण एक बुक लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद में अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, है ना, फिर होम रूल लीग, इसमें भी प्रेस का एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसका यूज अपने युगांतर मैगजीन, बंदी जीवन सचिन सान्याल, ठीक है, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण वोरा, यूज आउटसाइड इंडिया। अब ये हमारे अब देखिए क्वेश्चन को आप कितने अच्छे से, कि किसानों के लिए होम रूल, क्रांतिकारियों ने कैसे यूज़ किया, ये आपको देखना है। स्टेक होल्डर कौन कौन है, क्रांतिकारी हो गए, किसान हो गए, इंडिया के बाहर हो गए, इंडिया के बाहर कौन थे, गदर लिखी गई, ये सब आपको टॉपर्स की कॉपी से ही पता चलेगा। जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स कैसे लिखते हैं उसी से आपको पता चलेगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमिक्स के लिए, ये वैसे सोशल वाली थी। ठीक है, उसके बाद में गांधी जी ने इसका यूज़ किया, बोस ने इसका यूज़ किया, अम्बेडकर ने इसका यूज़ किया प्रेस का, और फाइनली अपन आज़ाद हो गए। और तो ये देखिए जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर रहेंगे आपके आंसर में, आपकी संभावना है कि बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने की। एग्जामिनर को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। विभिन्न प्रकार के मरुस्थलों, ये कह रहा है कि हाईलाइट्स द फैक्टर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मेजर लैंड फॉर्म्स फाउंड इन देम। अब ये कह रहा है सीधे सीधे एक डेजर्ट का क्वेश्चन है। ओके, डेजर्ट का क्वेश्चन है और डेजर्ट के बारे में हमें बताना है कि डेजर्ट कितने टाइप्स के होते हैं, उसके निर्माण में उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनके बाद में कौन कौन सी भू आकृतियाँ बनती हैं। तो ये आप देख रहे हो कि डेजर्ट की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। डेजर्ट क्या होता है, एक जहाँ पे वर्षा कम हो और वाष्पीकरण ज़्यादा हो, ठीक है, वाटर इज बिलो 25 सेमी और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, और बारिश होते ही उड़ जाए। अब डेजर्ट कितने टाइप का हो सकता है, हॉट डेजर्ट,
ठीक है। हॉट डेजर्ट में आपको पता ही है कि टेम्परेचर एकदम ज़्यादा होता है, जैसे सहारा है ना। ये कहाँ मिलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में मिलते हैं। इसमें हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, और लेटेंट हीट होती है। उसके बाद में क्या है, ये कोल्ड ओशन जो करंट होते हैं ना, उनके प्रभाव में भी होते हैं। जैसे कोल्ड ओशन करंट के प्रभाव से कौन से डेजर्ट बने हैं? न्यूबियन डेजर्ट जो नामीबिया है, नामीबियन डेजर्ट जो ऐसे ही बना है। उसके बाद में ऑफशोर ट्रेड विंड, ऐसी विंड जो अपने साथ मॉइस्चर नहीं लेके आती। उसके बाद में कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट जहाँ बहुत ठंड पड़ती है और वनस्पति मतलब ना के बराबर उगती है। यहाँ पे है हाई एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। और जैसे जो पवनाभिमुख, मतलब ये पहाड़ है और इस तरफ बारिश हो रही, इस तरफ नहीं हो रही, तो डेजर्ट बन गया। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्या होता है? पूरा कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होता है ना, यहाँ पे सूखा रहता है कॉन्टिनेंट अपने आप में ही, तो उससे भी डेजर्ट बन जाता है। पानी कहाँ से लाएगा? अब मेजर लैंड फॉर्म्स किससे? डेजर्ट से, ठीक है। तो ये बरखान, सीफ, ओएसिस ना, ये बेसिक है, ये हमें पता रहता है। स्टैटिक्स क्वेश्चन है बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटेन्स आर फ्रेजाइल इकोसिस्टम, ठीक है, वल्नरेबल टू दी एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अदर एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशंस। अब ये कह रहा है कि इसको इलुस्ट्रेट कीजिए किसके साथ? एग्जाम्पल देने हैं। क्या कहना चाह रहा है कि पर्वत बहुत नाजुक पारिस्थितिक तंत्र है जो जलवायु परिवर्तन और अन्य मानव जनित व्यवधान के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब ऐसे इंसान कुछ करता है तो प्रतिकूल प्रभाव होता है उसके प्रति सेंसिटिव, तुरंत एक्शन। उदाहरण के साथ समझाना है, साथ ही उनके संधारणीय प्रबंधन के लिए शुरू की गई पहलों को भी रेखांकित किया है। मतलब पहले तो समझाना है कि कैसे ये सेंसिटिव हैं, ये तो बता रखा है कि सेंसिटिव हैं, पर अपने को भी एग्जांपल्स देना है सेंसिटिविटी के, और उसके साथ में इनको सही करने का भी। संधारणीय प्रबंधन के लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब ये एंटोनियो गुटरेसे का जो यूएन के मतलब महासचिव है, उनका एक स्टेटमेंट है कि अभी हम ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग कह सकते हैं, ठीक है। ये पूरा मैप दे रखा है, हिमालयाज, ये सारे माउंटेन, पश्चिमी घाट, और फिर उसके बाद में इसके पीछे रीजन कि ज़्यादा रेनफॉल होती है, बाढ़, ठीक है, फ्लड्स। एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट, मेल्टिंग ग्लेशियर, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पर्वतों के ऊपर बहुत ग्लेशियर होते हैं, ठीक है। और ये अंटार्कटिका में A76 एक आइसबर्ग है, वो एग्जाम्पल दिया रिसेंटली। डिस्टर्ब बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज तो बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो फिर पहाड़ टूटने के खतरे रहते हैं, पेड़ पौधे की कमी से भूस्खलन या विदरिंग वगैरह, वो नहीं, विदरिंग नहीं बोलते उसको, एवेलांच बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये फिशरीज वगैरह दे रखा है, रिलीजिंग ऑफ ट्रैप्ड गैस, जो गैस ट्रैप हो रखे हैं वो रिलीज हो सकती हैं, फिशरी को नुकसान हो जाएगा, लाइवलीहुड जो आजीविका है उस पर खतरा आ जाएगा। एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन, कि भाई इंसान उसमें दखल अंदाजी देगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब बता रहा है कि अर्बन फ्लड, अब इंसान ने ही दखल अंदाजी की है, उसी की वजह से नदियों के मार्ग में घर बना ले रहा है, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह, अनसस्टेनेबल टूरिज़्म। तो ये अनसस्टेनेबल टूरिज़्म, इसका एक वो है इलीगल माइनिंग, की इंसान कैसे दखलंदाजी कर रहा है, ये सारे इंसानों के ही वो हैं। जो सीमेंट का एग्जांपल दे दिया है। अब क्या मतलब इनिशिएटिव क्या क्या लिए जा सकते हैं मैनेजमेंट के सस्टेनेबल, अब ये बता रखे हैं कि स्ट्रक्चरल, नॉन स्ट्रक्चरल,
कि स्ट्रक्चर में हम क्या क्या कर सकते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन को चेक कर सकते हैं, है ना। जो अगर कुछ है तो जो वाल्स वगैरह बना सकते हैं ताकि लैंडस्लाइड ना हो, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। और दूसरा है जो नॉन स्ट्रक्चरल में क्या क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, है ना, CSR फंडिंग, ग्रीन ब्लू बॉन्ड्स वगैरह, सैनिटाइजेशन, पीपल उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। फिर फाइनली धर्मशाला डिक्लेरेशन और आंसर कंप्लीट। अब नेक्स्ट है भारत में रेत के जो संसाधन है, भारत में रेत संसाधनों के असंधारणीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। इसके प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए इस संदर्भ में किए गए उपचारात्मक उपायों का वर्णन कीजिए। तो सीधी बात यह है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो रेत के संसाधन है उनका जो उनका अनसस्टेनेबल मैनेजमेंट है उसके बारे में, और हाईलाइट करना है किस चीज़ को इम्पैक्ट, कि उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, है ना, और अपन ने क्या क्या उसके लिए रेमेडियल मेजर लिए। तो ये देखिए, ये इंट्रो है। इंट्रो के बाद में क्वेश्चन से हेडिंग, रीजन बिहाइंड अनसस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सैंड रिसोर्सेज, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, इलीगल सैंड माइनिंग जो कर रहे हैं, ठीक है, ये सब। फिर उसके बाद में है इम्पैक्ट ऑफ अनसस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट, कि जो क्या सैंड मैनेजमेंट के क्या इम्पैक्ट होंगे। ये फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा तो फिर किडनी स्टोन्स होने की संभावना है। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है अपने को। आप रेमेडियल जो भी कदम उठाए गए हैं सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट के लिए, मेजर्स फॉर सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट, ये सारी हेडिंग्स अपने क्वेश्चन से उठाई गई हैं। विजिलेंस को बढ़ा दो, कानूनों को थोड़ा अच्छा कर दो, है ना, लोगों को जागरूक कर दो, ठीक है, जो फ्लाई ऐश बचती है उसका उपयोग कर लो, ईंटे वींटे बना लो, ये सब रीजन अपने को लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख लिथियम उत्पादक देशों का विवरण देते हुए लिथियम उत्पादन, ठीक है, लिथियम उत्पादन के भू राजनीतिक पहलुओं और इसके पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा कीजिए। तो देखो कि सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि लिथियम को क्या कहते हैं, गोल्ड ऑफ द फ्यूचर, लिथियम भविष्य का गोल्ड है। क्यों है, सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंस वगैरह हैं उसमें यूज़ होता है, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन वगैरह में। अब ये मैप दे दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है कि कहाँ कहाँ मिलता है। यहाँ पे लिथियम मिलता है, इंडिया में भी नागौर के आसपास लिथियम मिलता है, कश्मीर में भी मिलता है, चाइना में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, साउथ अफ्रीका में मिलता है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताइवान, साउथ कोरिया। अब पूछा है कि अच्छा लिथियम ट्रायंगल आ जाए तो चिली, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। अब जियोपॉलिटिकल आस्पेक्ट्स ऑफ लिथियम प्रोडक्शन, कि क्या भू राजनीतिक आस्पेक्ट्स क्या होंगे। अब देखिए, सबसे ज़्यादा निर्भरता लिथियम पे हो जाएगी। पहले पेट्रोलियम पे थी, तो सब देश अरब देशों के साथ अपने रिलेशंस को बनाने में लगे हुए थे, सब चीज़ों को भुलाकर। अभी लिथियम्स के लिए भी सेम होने वाला है कि जिन देशों के पास नहीं है, जिन देशों के पास है उनके लिए क्या करेगा। कंट्रीज विद लिथियम रिजर्व, कंट्रीज विदाउट लिथियम, तो जिनके पास लिथियम है उनके पास मौका है किस चीज़ का, कि जियो स्ट्रेटजिक एडवांटेज गेन करने का, बूस्ट देयर इंडस्ट्री,
जीडीपी ग्रोथ का। उन ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो बेचारे क्या करेंगे, उधार लेंगे, उनका फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा, डिपेंडेंसी रहेगी, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सप्लाई चेन रेजिलियंस। अब सप्लाई चेन भी ऐसे बाधित हो जाती है, कोई बीच में युद्ध हो जाए, कोविड आ जाए तो उससे, तो ये रिस्क है। एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? ठीक है, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस, ज़्यादा लिथियम निकालेंगे वही है, फाइनली सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल पे बात आके रुक जाती है, वही पेट्रोलियम के साथ है। ई वेस्ट का मैनेजमेंट एक चैलेंज रहेगा, पोल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल, यही चीज़ें मिलती हैं तो यही पोल्यूटेड हो सकती हैं। ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, चाइल्ड लेबर। जैसे कोंगो में कोबाल्ट जो माइनिंग होती है उसमें करवा रहे हैं, तो ऐसे लिथियम में भी फिर चाइल्ड लेबर का ज़्यादा इश्यू रहेगा, माइग्रेशंस का इश्यू रहेगा, है ना। ये सोशल इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, अब इम्पैक्ट सोशल हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, ये सब। हैंस अब हमें क्या स्टेप लेने चाहिए? ठीक है, ये सब अपने पास ऑप्शंस हैं। स्ट्रेटजिक मिनरल पार्टनरशिप, अब ये है 18th क्वेश्चन है। युवा वैश्विक पहचान के साथ स्वयं को समाहित करने तथा अपने देश के बाहर की घटनाओं और अनुभवों से जुड़ने में सक्षम है। इस संदर्भ में युवा पहचान के विभिन्न पहलुओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अभी क्वेश्चन की क्या डिमांड है? क्वेश्चन है कि द यूथ आर कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ विद ए ग्लोबल आइडेंटिटी एंड कनेक्टिंग विद इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस आउटसाइड देयर कंट्रीज। अब एक युवा है तो उसकी क्या है, वैश्विक पहचान के साथ स्वयं को समाहित करने तथा अपने देश के बाहर की घटनाओं और अनुभवों से जुड़ने में सक्षम है। कैसे है? अभी दे रखा है, जैसे मीटू आंदोलन बा, जो भी ग्रेटा थुनबर्ग है ना। ग्लोबलाइजेशन आइडेंटिटी कैसे है कि अपन ट्विटर के थ्रू, फेसबुक, इन सब के थ्रू पूरी दुनिया से कनेक्ट रहते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, अपनी टेक्नोलॉजी को वो सब फैला सकते हैं। अब ये है यूथ आइडेंटिटीज विद ग्लोबल आइडेंटिटी, यूथ कनेक्टिंग विद ग्लोबल इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ये महिषा अमीनी की जो डेथ हुई थी तो पूरा एकदम ट्विटर पे उसको फुल सपोर्ट मिला था। वेस्टर्नाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट। अब यूथ पे कैसे, यूथ आइडेंटिटी पे कैसे? पॉजिटिव, तो पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयरनेस होगी पूरी दुनिया में, इकोनॉमिक, गूगल में जॉब कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह, इधर ई कॉमर्स कंपनी स्विगी, ऊबर। सोशल और कल्चरल, जैसे मीटू है, फ्राइडे फॉर फ्यूचर है, ये सब अपने आंदोलन। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट बॉयज़ लॉकर रूम ऑन इंस्टाग्राम, ये एक मतलब क्राइम्स इंक्रीज हो सकते हैं, रेडिकलाइजेशन हो सकता है, टेररिस्ट बन सकते हैं, ये फैमिलीज ब्रोकन, फ्रॉड वगैरह हो सकता है। तो ये सब जैसे जैसे भारत में प्रजनन दर में गिरावट आ रही है, भविष्य की जनसंख्यांक की चिंताएं वर्जनों की बढ़ती आबादी और एक कमज़ोर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के आसपास केंद्रित होती जा रही है। अब यही कह रहे हैं कि भाई प्रजनन दर में गिरावट आएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सिर्फ बूढ़े बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो कैसे चिंता का विषय है, इस पर चर्चा करनी है। अभी यहाँ पे डेटा देख इंट्रो दे दिया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक है, फ्यूचर डेमोग्राफिक कंसर्न कि क्या भविष्य की जो डेमोग्राफिक कंसर्न क्या रहेंगे। एजिंग पॉपुलेशन, तो अब क्या क्या कंसर्न हो सकता है कि मोर नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, ज़्यादा लोग डिपेंड रहेंगे और पैसा भी नहीं कमा पा रहे को तो इकोनॉमिक समस्या आ जाएगी।
बीमार भी रहने लग सकते हैं। तो मेंटली हेल्थ इश्यूज। उसके बाद में क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है? स्टेप मंत्रालय कि भाई कोई स्कीम लेके आए, है ना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ठीक है, ओल्ड एज होम मतलब वृद्धाश्रम वगैरह कुछ, वीक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, हेल्थ पे कम खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पे भी कम खर्च कर रहे हैं टारगेट से। तो ये सब स्टेप टू बी टेकन फॉर सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? एजुकेशन को बढ़ाओ, हेल्थ को बढ़ाओ, ठीक है, वुमेन के संबंध में क्या है, गिग इकोनॉमी। फाइनली ये सब अपने को करना है। ये देखिए पूरी आपको ऐसे डेली कॉपीज पढ़नी है। थका देने वाला काम रहेगा लेकिन फिर भी पढ़नी है। ये लास्ट क्वेश्चन है 2030 तक भारत की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के, ठीक है, जो अपनी आबादी है उसमें 2030 तक शहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग निवास करेंगे। ऐसे में शहरी गरीबों के कल्याण को लोक नीति के केंद्र में लाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। सीधी बात ये है, ये कह रहे हैं कि 2030 तक शहरी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वहाँ पे गरीब लोग होंगे। अब गरीब लोगों का कल्याण करना है। अब गरीबों का कल्याण ही क्या होना चाहिए? सेंटर, केंद्र में होना चाहिए। जो भी पॉलिसी जो हों वो इस हिसाब से हों कि शहरों के गरीबों का कल्याण हो सके। तो अब बता दो, एक वर्तमान में 30% लोग रह रहे हैं, 2030 तक 40% लोग शहरों में रहेंगे। अब हर 10 में से 4 आदमी शहर में हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है? तो शहर में पुअर मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्लम्स में लोग रह रहे हैं, हाइजीन साफ़ सफाई का ध्यान नहीं है, सही से पानी वानी का नहीं है, महिला सेफ्टी का इश्यू है, स्वास्थ्य का, इतने सारे हॉस्पिटल सब शहर कम ही जगह में होते हैं और उतनी जगह में बहुत सारे लोगों का ध्यान रखना तो एक चैलेंजिंग हो जाता है। वेलफेयर ऑफ अर्बन पुअर, ठीक है, टू बी एट सेंटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। वही है कि कैसे गरीब एकदम पब्लिक पॉलिसी के। अब एजुकेशन, तो उसकी एजुकेशन का भी ध्यान रखो, इंश्योर करो। इसके लिए स्वयं पोर्टल है, ई दिशा, एम्प्लॉयमेंट, सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल मोबिलिटी। तो ये सब में वहाँ पे रियायत दो, जैसे अभी दिल्ली में चल रहे हैं, बिजली फ्री, सड़क बसेज फ्री वगैरह। तो इससे गरीबों को फ़ायदा होगा। अभी भी चैलेंज है, तो ये चैलेंजेस हमेशा बने रहेंगे। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, फाइनेंस का चैलेंज है, अवेयरनेस का है, सस्टेनेबिलिटी का है। फाइनली ये अपनी कॉपी कंप्लीट हो गई।